हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, और चैप्टर नंबर 2 को भी इसी बेसिक फैक्ट के साथ में स्टार्ट किया गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन बात जब एनिमल्स की आती है तो एनिमल्स फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। डायरेक्टली में अगर हम देखें तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फूड के लिए डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स एनिमल की जो ये अदर टाइप हैं, इनके बारे में आप क्लास 6 की साइंस की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 1 में जाकर के व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड की, कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये फूड जरूरी क्यों है। तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयरिंग के लिए और अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए फूड की जरूरत होती है। अब बात आती है एनिमल न्यूट्रिशन की, कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ये सभी कुछ जो है वो एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूडेड है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, फिर किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो, और आपकी बॉडी जो है फिर उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करती है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो एनिमल न्यूट्रिशन में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसको डायरेक्टली वो इसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी फूड आइटम्स हैं वो हार्डर कंपोनेंट्स से या फिर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बने होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी को हमारी बॉडी जो है डायरेक्टली उसी तरीके से एब्जॉर्ब थोड़ा ना कर पाएगी। रोटी को पहले छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाएगा, फिर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बारे में हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है साइंस की उसमें हमने पढ़ा था कि जो फूड है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इसमें से रोटी हमने कंज्यूम की और रोटी जो है उसको यहाँ पर स्मॉलर कंपोनेंट्स में या स्मॉलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, और ये जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब इसको तोड़ा गया, फिर इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया और फिर उनको यूज किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि डाइजेशन क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि एनिमल की जो अदर टाइप होती है वो अलग अलग तरीके से अपने फूड को लेती है। जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड जो होते हैं वो प्लांट्स के नेक्टर को शक करके अपना फूड लेते हैं। बात करें अगर हम ह्यूमन इन्फेंट्स की या फिर अदर एनिमल के जो इन्फेंट्स होते हैं वो मदर मिल्क को फीड करते हैं। स्नेक्स में पाइथन की अगर हम बात करें तो एनिमल्स को मतलब अपने प्रे को डायरेक्ट स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो पानी में ही जो टाइनी फूड प्रोडक्ट्स एक तरीके से फ्लोटिंग कर रहे होते हैं उन्हीं को फिल्टर करके कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये अदर एनिमल में अदर टाइप है फूड को कंज्यूम करने का। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ह्यूमन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में फूड कंज्यूमिंग का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर स्टारफिश को लेकर के एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है कि स्टारफिश जो है वो अपने फूड के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड सेल से बने हुए जो एनिमल्स होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड सेल से जो एनिमल कवर्ड होते हैं उनको फूड के रूप में कंज्यूम करती है। सेल को हटाने के बाद में स्टारफिश जो है वो अपने स्टमक से अपने मतलब अपना जो माउथ है उसके थ्रू अपने स्टमक को बाहर निकालती है। फिर सेल के जो भी मतलब जो एनिमल के जो भी सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं ना उनको कंज्यूम करती है। फिर स्टमक जो है वो दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जो फूड है वो स्लोली उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से स्टारफिश अपने फूड को कंज्यूम करती है।
बात करें अगर हम ह्यूमंस की, तो ह्यूमन जो हैं वो माउथ के थ्रू अपने फूड को लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और जो अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड होता है उसको डिफेक्टेड कर दिया जाता है। यहाँ पर जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि बकल कैविटी, फूड पाइप या जिसको इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड द एनस। ये जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक लॉन्ग पाथ होता है, एक तरीके से रेगुलर चलने वाला पाथ है, जिसमें एक के बाद में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहां पर ना सिर्फ ये ऑर्गन पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि लीवर, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास, जो यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेज को सीक्रेट करती हैं, जिससे फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो पाते हैं वो फूड के, और उनको फिर एब्जॉर्ब किया जाता है और उनको यूज किया जाता है। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ में जो ग्लैंड्स जुड़ी होती है ये दोनों मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब यहाँ पर एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है माउथ की और बकल कैविटी की। इस इमेज को आप देख करके सारी चीजें व्यू कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जो फूड है ह्यूमन के द्वारा वो माउथ के थ्रू जो है वो लिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है टेकिंग फूड इनटू माउथ, यहाँ पर एक सेकेंड, इससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो टीथ है उसके बारे में बता रखा है कि हमने माउथ में जो फूड है उसको कंज्यूम किया, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हमारे माउथ में क्या क्या होता है। एक तो हमारी टंग होती है, दूसरे हमारे टीथ होते हैं। तो टीथ में हम ये देखते हैं कि छोटी एज तक हम देखते हैं कि 6 to 8 ईयर्स तक के जो टीथ होते हैं वो 8वीं साल तक, 7 से 8 साल तक आते आते वो टूटने लग जाते हैं, तो इनको बोलते हैं मिल्क टीथ। और उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं जो लगभग अगर हम देखें थ्रू आउट लाइफ जो है वो ह्यूमन बॉडी में बने रहते हैं अगर उनकी ढंग से केयर की जाती है तो यहाँ पर जो टीथ है उनका बता रखा है कि कौन से टीथ, अगर हम टीथ जो है उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उनको अगर हम देखें तो अलग अलग टीथ के लिए अलग अलग नाम होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो हमारा अपर जो होता है उसमें 16 परमानेंट टीथ की बात की जा रही है, और जो लोअर जो होता है उसमें भी 16, मतलब टोटल होते हैं 32 टीथ। तो यहाँ पर जो हमारा जो है उसको शो कर रखा है, उसको अगर हम बीच से डिवाइड करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो एक साइड के हम डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी साइड भी जो है सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो स्टार्टिंग के जो दो टीथ हैं उनको बोलते हैं इंसीजर, नेक्स्ट बोला जाता है कैनाइन, नेक्स्ट 2 जो हैं उनको प्री मोलर, और लास्ट के 3 जो हैं उनको बोला जाता है मोलर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये प्रोसीजर फॉलो होता है, और यही पैटर्न जो है वो दूसरे जॉ में भी फॉलो होता है। ओके, तो ये नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में ये रखना है कि हमारे ह्यूमन माउथ में जो टीथ पाए जाते हैं उनकी अलग अलग साइज और अलग अलग उनका पैटर्न और अलग अलग उनके वर्क जो हैं वो होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने मुंह में फूड को लिया, इस प्रोसीजर को बोलते हैं इंजेस्शन। हम फूड को चबाते हैं दांतों के थ्रू, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद में हमारी जो जीभ है वो एक तरीके से उसको माउथ में रोटेट करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, और सैलिवरी ग्लैंड जो हैं उसके थ्रू सलाइवा निकलता है, और वो सलाइवा जो है वो इस फूड में एक तरीके से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा इसमें मिक्स करती हैं। अब ये जो सलाइवा है इसका क्या यूज़ है, तो इसके बारे में टेस्ट अगर किया जाए तो पता ये चलता है कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्टार्च होता है, उसको यहाँ पर एक तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है माउथ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे फूड में स्टार्च है, प्रोटीन है और फैट है, तो इसमें सबसे पहले डाइजेशन जो है वो स्टार्च का शुरू होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ये। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो टंग है, टंग एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बकल कैविटी के जो बैक पार्ट होता है वहाँ से जुड़ा होता है। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो फ्री होता है और सभी डायरेक्शन में मूव कर पाती है टंग। इसके अलावा हमारी जो टंग है वो सलाइवा को मिक्स करने में फूड में उसमें हेल्प करती है, और
हमारा जो चबाया हुआ जो खाना होता है उस स्वेलिंग फूड को एक तरीके से निगलने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें यहाँ देखिए, इसके अलावा हमारी जो टंग है वो फूड को टेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है। हमारी टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हमारे फूड के डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम स्वीट खा रहे हैं, सोर खा रहे हैं, या फिर कुछ तीखा खा रहे हैं, या फिर कुछ हम खट्टा खा रहे हैं, तो उन सभी को डिटेक्ट कर पाती है हमारी जो टंग है। उसके ऊपर अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो टेस्ट बड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में बहुत सारा खाना जो है वो यहाँ पर टीथ के आसपास वाले एरिया में फंस जाता है। तो अगर हम टीथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वैसे तो ये बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद अगर हमने अपने माउथ को क्लीन नहीं किया तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं माउथ में। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी फूड में जो बचा हुआ फूड जो रह जाता है उसमें जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं और एसिड को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो एसिड है वो हमारे टीथ को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और इसको बोलते हैं टूथ डिके। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम रहते हुए रेगुलर बेसिस पर खाना खाने के बाद में अपना जो माउथ है उसको क्लीन करना चाहिए और 2 टाइम्स डे में ब्रश जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वही बात बताई है कि कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं या फिर खाना खाते हुए हम बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो बहुत बार हमें जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे हमें जो है वो एक तरीके से जो सेंसेशन है उसमें चोकिंग देखने को मिल रहा है, या हमें खांसी टाइप आ रही है, कफ टाइप आ रहा है, या एक तरीके से अगर हम बात करें तो हिचकी टाइप आ रही है। तो ये क्यों होता है कि जो भी हमारा विंड पाइप जो होता है उसमें फूड के जो पार्टिकल है वो फंस जाते हैं, कभी कभी जल्दी से उसमें फूड पार्टिकल चले जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखो विंड पाइप जो है उसमें एयर जो है वो नोस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू जो है एयर हम लेते हैं, फिर विंड पाइप के थ्रू जो है वो लंग्स में जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम थ्रोट की बात करें तो वहाँ पर एयर और फूड जो है एक कॉमन पासेज के थ्रू शेयर होता है, जिसकी वजह से फूड को विंड पाइप में जाने से कैसे रोका जाए। तो इसके लिए एक फ्लैप लाइक वॉल होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो ये फ्लैप लाइक वॉल जो है वो विंड पाइप को एक तरीके से क्लोज कर देता है ताकि फूड जो है वो उसमें ना जाए, और इसकी वजह से जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको इजीली खा पाते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैप लाइक वॉल वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन जल्दबाजी में जब हम खाना खाते हैं तो ये इशू हमें देखने को मिलता है। तो हमने देख लिया कि माउथ में हमने जो फूड है उसको लिया, सलाइवा उसमें मिक्स हुआ, और फिर जो भी फूड है उसको हम ईसोफेगस के थ्रू कंज्यूम कर लेते हैं, और हमारी जो टंग है वो इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब हमारे यहाँ पर चेस्ट में जो नली टाइप जो होती है, इसमें जो फूड है वो इस तरीके से आता रहता है। अब ये जो फूड जो है, इस फूड को पुश करने में इस फूड पाइप की जो वॉल है वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो हेल्प करती है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक तरीके से रेगुलर चलती रहती है, मतलब इस तरीके से अगर हम बात करें तो जिगजैग फॉर्म में ये सारी मूवमेंट चलती रहती है, जिसके थ्रू जो फूड है वो डाउनवर्ड्स पुशेज उसमें लगता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुत बार ऐसा होता है कि फूड पाइप से फूड आया और स्टमक, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक। स्टमक जो है वो एक थिक वॉल्ड बैग होता है, और इसकी जो शेप होती है वो फ्लैटेंड जे जैसी होती है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और ये फूड को फूड पाइप से तो लेता है, और दूसरी तरफ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक है वो ओपन होता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो कुछ म्यूकस सीक्रेट करती है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये म्यूकस का काम होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करे। जो एसिड है अगर खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया आ गई तो उसको खत्म करने का काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है वो यहाँ पर हेल्प करता है कि जो भी हमारे
फूड में जो प्रोटीन है उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाए। मतलब माउथ में हमने देखा कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद में हमने देखा कि स्टमक में जो सेकंड नंबर पर आता है प्रोटीन, उसका डाइजेशन यहाँ पर उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा कि स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कोइल्ड होती है, बहुत ही लॉन्ग होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज से जो भी सिक्रेशन होता है वो रिसीव होता है, और ये सारे जो जूसेस हैं वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है वो खुद भी जूसेस को सिक्रेट करती है। अब लीवर क्या होता है? लीवर एक रेडिश ब्राउन, देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आप रेगुलर व्यू करते रहना, जैसे ही ये वीडियो को कंप्लीट करो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को सारी चीजें रिलेट करके वहीं से स्टडी करने की कोशिश करना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन की राइट साइड अपर पार्ट में सिचुएटेड है, और ये जो लीवर जो होता है वो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसके अलावा बाइल जूस को ये सिक्रेट करता है, और इस बाइल जूस को एक सैक में स्टोर कर लिया जाता है जिसको गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ये बाइल जो है, मतलब ये जो जूस रिलीज किया जाता है लीवर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। तो जब भी आप फूड खाते हो अगर उसमें फैट है तो आप देखते हो कि फैटी फूड अगर आपने खाया है, फैट ज़्यादा है उस फूड में, तो वो फूड डाइजेस्ट होने में आपको काफ़ी लंबा टाइम लगता है, क्योंकि फैट का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के स्टार्ट होता है। ओके, अब पेनक्रियाज जो है वो भी एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड जो है वो जस्ट स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। मतलब कुछ स्टार्च जो है माउथ में, कुछ प्रोटीन जो है स्टमक में, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है, तो इनको कंप्लीटली एक तरीके से डाइजेस्ट करने का काम करता है पेनक्रियाटिक जूस। यहाँ पर बताया गया है कि पहली बार ये जो स्टमक है उसके बारे में कैसे पता चला, तो 1822 में एक मैन एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उनके गोली लग जाती है, और जब डॉक्टर उनको चेक करते हैं तो यहाँ पर उनके एक छेद हो जाता है स्टमक में, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें व्यू की जाती हैं कि किस तरीके से फूड का डाइजेशन हो रहा है स्टमक में। अब यहाँ पर हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे जूसेस मिले, उसके बाद में पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुँच गया। अब जो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो डाइजेशन को कंप्लीट करता है, और कार्बोहाइड्रेट को वो सिंपल शुगर में जैसे कि ग्लूकोज में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब होगा अब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं विली, जैसे कि इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फैली होती है। तो यहाँ पर फूड है, तो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करती हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर जो एरिया है उस सरफेस को बढ़ा देती है। ओके, अब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये वॉल है, यहाँ पर बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, और इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो फूड है, एब्जॉर्ब फूड जो है वो अदर पार्ट्स में, बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर ये जो सिंपलर कंपोनेंट्स हैं इनको एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में दोबारा बनाने का प्रोसीजर फिर कंप्लीट किया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगर हम देखें, अब ये जो बॉडी ने जो एब्जॉर्ब किया, ओके, बॉडी ने जो एब्जॉर्ब किया इसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन। अब इसमें क्या होता है कि देखो हमने क्या देखा कि सिंपलर जो सब्सटेंसेस थे उनको ब्लड में ले जा करके फिर उनका अलग अलग पार्ट में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में उनको चेंज किया जाता है, और इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे कि सेल में ग्लूकोज जो है उसको ऑक्सीजन की हेल्प से उसको तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और फिर वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। अब हमने डिस्कस कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो रह गया वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर होती है लेकिन शॉर्टर होती है कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर 1.5 मीटर लंबी होती है ये यहाँ पर जो फूड का जो पार्ट आता है उसमें से वाटर को
और जो कुछ सॉल्ट जो होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में से उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद में जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम में चला जाता है और फिर सेमी सॉलिड फिसेस के रूप में इसको एक तरीके से डिफेक्टेड कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं एगेशन। तो ये हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किस तरीके से फूड को कंज्यूम करती है, किस तरीके से उसको यूज करती है, किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है और किस तरीके से फिर उसको डिफेक्टेड किया जाता है। अब हम बात करते हैं उन एनिमल्स की जो ग्रास ईटिंग होते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, आपने भी अपने आसपास में देखे होंगे कि जो काऊ है, बफेलो है, वो ग्रास खाती है। अब ये जो ग्रास खाने वाले जो एनिमल होते हैं इनमें कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्योंकि ग्रास में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है और इसको एक तरीके से चेंज करने के लिए कुछ अलग तरीके का प्रोसीजर होता है जो इन एनिमल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एनिमल क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा कि जल्दी जल्दी अपने खाने को खा लेते हैं और इनका स्टमक का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूमेन, वहाँ पर इसको स्टक कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं इस खाने को। फिर इसके बाद में जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है उसको कड बोलते हैं और फिर बाद में ये जो कड है इसको स्मॉल लम्प्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे गोले टाइप कुछ प्रोसीजर यहाँ पर बनता है। फिर उनको वापस माउथ में वो लाते हैं, उनको चबाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रूमिनेशन। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेट्स। ग्रास जो है उसमें सेल्यूलोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। और रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल, डियर, इनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनके डाइजेशन सिस्टम में जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। कुछ एनिमल और जो एनिमल्स में ह्यूमंस भी शामिल है जिसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो बैक्टीरिया हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं वो अदर एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं इनमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ईसोफेगस के बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जिसको बोलते हैं सीकम। ये जो है यहाँ पर फूड का जो सेल्यूलोज वाला पार्ट है उसको डाइजेस्ट किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के थ्रू जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमने डिस्कस किया इन एनिमल्स के बारे में भी कि रूमिनेंट एनिमल जो है वो किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा न्यूक्लियस होता है उनकी सेल में और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होती हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो टाइम के साथ में मतलब अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है। ओके, अमीबा जो है रेगुलर अपनी शेप और साइज को पोजीशन को चेंज करता रहता है। अपने बाहर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, मतलब एक तरीके से यहाँ पर आप देखो कि जब वो उसको आगे बढ़ना होता है तो अपनी बॉडी को इस तरीके से, जैसे ये है तो यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर यहाँ से मूवमेंट है तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अमीबा को जैसे ही लगता है कि उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल जो है प्रेजेंट है तो उसको एब्जर्व करने के लिए वो इस तरीके की सूडोपोडिया जो है बनाता है, फूड को इस तरीके से अपने अंदर लेता है और जहाँ यहाँ उसकी बॉडी में जो भी फूड वैक्यूल्स जो होती हैं वो इसमें इस फूड को क्या करती हैं, एक तरीके से टैप कर लेती हैं। फिर इसमें जो भी फूड को एक तरीके से चेंज किया जाता है और जो अनअब्जॉर्ब जो फूड होता है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ये जो फूड वैक्यूल्स होती है अमीबा में ये डाइजेस्टिव जूसेज जो हैं उसको रिलीज करती हैं और फूड वैक्यूल में ये डाइजेस्टिव जूसेज के थ्रू जो भी फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसीजर किया जाता है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ा जाता है और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा ये तो सेम बात जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो भी फूड है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वैक्यूल के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है अमीबा के थ्रू। तो ये अलग अलग जो एनिमल हैं उनमें किस तरीके का प्रोसीजर है उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इस चैप्टर की समरी को अगर हम देखें तो वो ही बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, वैसे आपको बता भी दिया है कि देखो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, उनका डाइजेशन जो है वो बकल कैविटी मतलब माउथ में स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का स्टार्ट हो जाता है स्टोमक में और जो बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा
वो जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो फैट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, फिर वहीं पर उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो सिर्फ वाटर को और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डिफेक्टेड कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए कि किस तरीके से डाइजेस्टिव फूड जो है वो वर्क करता है। ओके, थैंक यू।